अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स 3 के 9th लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 3 का 9th लेक्चर, जो कि हम आई.एन. हस्टन की बुक टॉपिक्स इन अलजबरा से डिस्कस करेंगे, सेकंड एडिशन में से। तो आज के हमारे टॉपिक्स हैं सब ग्रुप्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, नॉर्मल सब ग्रुप्स एंड क्वेश्चन सब ग्रुप। तो लास्ट टाइम हमने सब ग्रुप कुछ पोर्शन डिस्कस कर लिया था, आज उसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर एंड देन नॉर्मल सब ग्रुप्स एंड क्वेश्चन सब ग्रुप। ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं, ये आज डिस्कस किए जाएंगे। इसके बाद सबसे पहले डेफिनेशन किस चीज़ की है, कॉन्ग्रुएंट की। ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एच, ये क्या चीज़ होती है, ये सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एच जो क्या है, सबसे पहले जी एक ग्रुप होना चाहिए, यानी कि वो 4 की 4 प्रॉपर्टी अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन जो है वो सेटिस्फाई करता हो। एच सब ग्रुप हो किसका, जी का, और 2 एलिमेंट जी के लिए जाएं, तो वो जी के 2 एलिमेंट किस तरह से हों कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एच कहलाएगा, और इसको ऐसे लिखा जाएगा ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एच, और ये इज इक्वल टू होगा किस चीज़ के, यानी कि इफ़ क्या चीज़ हो, ए बी इन्वर्स बिलोंग कर रहा हो इसी एच में से। जी के एलिमेंट लिए और ए इंटू बी इन्वर्स बिलोंग कर रहा हो एच से, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एच है। तो रिलेशन इसका कैसा होगा, यानी कि ये ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एच, ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। इक्विवेलेंस के लिए क्या चीज़ थी, इक्विवेलेंस के लिए 3 चीज़ें प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होना ज़रूरी था। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरे नंबर पे क्या था, दूसरे नंबर पे ये था कि सिमेट्रिक होना चाहिए, और तीसरे नंबर पे था, थर्ड प्लेस पे ये था कि ये जो है रिलेशन क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ये 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता हो, 3 तरह के रिलेशन हो, तो उसको हम कहते थे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव में उसका एलिमेंट का उसी के साथ रिलेशन मॉड एच के लिहाज से अगर एग्जिस्ट करता हो तो रिफ्लेक्सिव है। फिर उसके बाद सिमेट्रिक, एक एलिमेंट का दूसरे के साथ रिलेशन अगर एग्जिस्ट करता हो, इम्प्लाइज हमारे पास क्या हो कि दूसरे का रिलेशन पहले के साथ भी एग्जिस्ट करता हो। तो यानी कि ए का रिलेशन बी के साथ अगर एग्जिस्ट करता है तो बी का ए के साथ भी एग्जिस्ट करे, तो उसको हम कहते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो चौथा रिलेशन क्या था, ट्रांजिटिव रिलेशन था, ट्रांजिट कर देता है चीज़ को, यानी कि ए का बी के साथ रिलेशन अगर एग्जिस्ट करता है और इसी तरह से बी का सी के साथ रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो देन क्या हो, ए का सी के साथ भी रिलेशन अगर एग्जिस्ट करे तो उसको हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ट्रांजिट करता है। तो सबसे पहले ए का रिलेशन ए के साथ एग्जिस्ट करता है या नहीं, यानी कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो ये हम साबित करते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 एलिमेंट ले लिए सेम, तो 2 एक जैसे ही एलिमेंट ले लिए, और दूसरे को इन्वर्स और इसका प्रोडक्ट लिया, तो वो भी एच से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये सब ग्रुप है और क्लोज्ड होता है सब ग्रुप, और एक एलिमेंट का इन्वर्स भी वहीं से बिलोंग करता होता है, ये हमें पता है। तो इस तरह से इसका मतलब है कि ए इंटू ए इन्वर्स बिलोंग कर गया एच से। अगर ए इंटू ए इन्वर्स एच से बिलोंग किया, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये ए कॉन्ग्रुएंट है ए के मॉड एच। तो इसी तरह से दूसरे नंबर पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो उसके लिए सबसे पहले क्या सपोज करेंगे, ए का रिलेशन बी के साथ एग्जिस्ट करता है, तो देन हमने साबित करना है क्या बी का ए के साथ रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये चीज़ फिर साबित करनी है। तो ए का अगर बी के साथ रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो हमने डेफिनेशन में क्या कहा, कॉन्ग्रुएंट के डेफिनेशन में कहा कि इसका मतलब है कि ए बी का इन्वर्स, तो वो किससे बिलोंग करता होगा, एच से बिलोंग करता होगा। तो इसी तरह से इसका मतलब है अब हमने साबित करना है b इंटू ए का इन्वर्स भी क्या एच से बिलोंग करता है या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया, a इंटू बी इन्वर्स, और इसको h से बिलोंग करता था, तो इसका दोनों तरफ से इन्वर्स ले लिया। तो इसका इन्वर्स लिया यहाँ पे, तो होल का इन्वर्स ये हमें पता है a इंटू बी हो हमारे पास, तो इसका होल का इन्वर्स लिया जाए तो वो बराबर होता है b इन्वर्स a इन्वर्स के बराबर होता है, ये हमें पता है। तो इस तरह से हमने वही किया
ए इंटू बी का इन्वर्स था, तो इस तरह से इसके ऊपर होल का इन्वर्स अप्लाई किया, तो इसका मतलब बी इन्वर्स का इन्वर्स इंटू हमारे पास ए इन्वर्स आना था, तो यानी कि बी इन्वर्स का इन्वर्स और इंटू ए इन्वर्स। तो इस तरह से ये बी इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो बी के बराबर आ गया, तो बी इंटू ए इन्वर्स, तो यही बिलोंग कर गया एच से, तो यही साबित करना था। तीसरी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ए का रिलेशन बी के साथ अगर एग्जिस्ट करता है और इसी तरह से बी का सी के साथ रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो हमने साबित करना है क्या ए का सी के साथ रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, इम्प्लाइज, ये चीज़ साबित करनी है हमने। तो उसमें सबसे पहले ए का अगर बी के साथ रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है ए इंटू बी इनवर्स ये बिलोंग कर रहा होगा एच से। तो इसी तरह से अगर बी का सी के साथ रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है बी इंटू सी इनवर्स बिलोंग कर रहा होगा एच से। यूजिंग एच इज़ अ सब ग्रुप, तो एच सब ग्रुप है, तो इस तरह से इसका मतलब है इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक इसी का एलिमेंट होगा, एच का एलिमेंट ही होगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, ये दरमियान वाले दोनों आपस में एलिमेंट ऑपरेट हुए तो ये आइडेंटिटी बन जाएंगे, तो ये बन गया हमारे पास ए इंटू सी इनवर्स, ये एलिमेंट आ गया हमारे पास। तो अब इस एलिमेंट के को हमने क्या कहा, ए इंटू सी इनवर्स जो है वो अगर एच से बिलोंग कर गया तो इसका मतलब है ये कह सकते हैं हम ए कांग्रेंट है बी के, ए कांग्रेंट है सी के और मॉड एच, तो ये चीज़ साबित होगी। तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। पहले नंबर पे सिमेट्री, पहले नंबर पे रेफ्लेक्सिव, ये भी साबित हो गया, दूसरे नंबर पे सिमेट्री भी साबित हो गई और तीसरे नंबर पे ट्रांजिटिव भी साबित हो गया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इस तरह से इसको इक्विवेलेंस रिलेशन कह दिया। इसके बाद है डेफिनेशन राइट कोसेट की। कोसेट दो किस्म के होते हैं, लेफ़्ट कोसेट या राइट कोसेट, और ये किस तरह से लिखे जाते हैं, ए इंटू एच इंटू कैपिटल ए की स्मॉल ए की शक्ल में लिखे जाते हैं, कैपिटल एच इंटू स्मॉल ए की शक्ल में लिखे जाते हैं, इसको राइट कोसेट कहते हैं। और अगर स्मॉल ए इंटू एच लिखा जाता कैपिटल एच तो इसको हम कहते हैं कि ये लेफ़्ट कोसेट है। तो सबसे पहले इसमें क्या हो, एच सब ग्रुप हो, एच सब ग्रुप होना चाहिए, सही बात है। और किसका सब ग्रुप होना चाहिए, जी का सब ग्रुप होना चाहिए, तो इसका मतलब है सेम बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से ये बी ग्रुप है खुद भी, एच बी। तो इसके बाद एक कोई स्मॉल ए लिया जाए किसका, जी का, उस जी ग्रुप का एक एलिमेंट स्मॉल ए लिया जाए, तो अगर स्मॉल ए को राइट साइड से ऑपरेट किया जाए एच के साथ तो ये हमारे पास राइट कोसेट कहलाएगा। स्मॉल ए को एच के साथ राइट साइड से ऑपरेट किया तो ये हमारा राइट कोसेट हो गया। तो इस तरह से राइट कोसेट जिसको लिखते हैं एच इंटू ए सच डैट एच बिलोंग कर रहा हो कैपिटल एच से, यानी कि एच के हर एलिमेंट के साथ राइट साइड से वो ऑपरेट हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे कि ये इसका राइट कोसेट है। तो इस तरह से एच ए इज़ कॉल्ड राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, तो ये राइट कोसेट ऑफ एच इन जी कहलाता है, तो एच का जी में राइट कोसेट। तो इस तरह से फॉर ऑल, तो फॉर ऑल एलिमेंट के लिए ये इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि एच इंटू ए ये बराबर होता है किसके, ए कांग्रेंट एक्स और ये मॉड एच के लिहाज से। क्या ये इसके बराबर होता है, ये नहीं होता, ये हमने साबित करना है। सबसे पहले क्या किया हमने, इस एक अलामत को इसके बराबर लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ए को इसके बराबर लिख दिया, और फिर हमने क्या किया, ये एक सेट रहने दिया, यानी कि ये फिर किसके बराबर हो जाएगा, एच ए बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो इस तरह से दो सेट्स को जब इक्वल साबित करते हैं तो क्या करते हैं हम, ये एक को दूसरे का सबसेट साबित कर देते हैं और दूसरे को पहले का सबसेट साबित कर देते हैं। अगर ये पहला दूसरे का सबसेट है और दूसरा पहले का सबसेट है तो ये हम कह सकते हैं कि ये पहला सबसेट है, पहला इक्वल है दूसरे के या दूसरा इक्वल है पहले के। तो इन दोनों के ज़रिए से हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ए इज़ इक्वल टू बी। तो इस तरह से जब भी दो सेट्स को हमने इक्वल साबित करना हो तो उसके लिए आसान सा क्राइटेरिया है कि पहले को दूसरे का सबसेट साबित कर दें और दूसरे को पहले का सबसेट साबित कर दें। अगर ये चीज़ हम साबित कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इक्वल है, ए इक्वल टू बी है। तो इस तरह से ये सबसेट है बी का साबित कर रहे हैं और इसी तरह से बी सबसेट है ए का साबित कर देते हैं।
तो इसका मतलब है हमने इसको किसके साबित करना है, बराबर इस HA के, तो इसके बराबर साबित करना है इसको। तो अगर इसके लिए सबसे पहले क्या साबित करते हैं, HA सबसेट है A का, तो फर्स्ट वी हैव टू शो दिस। तो इसके लिए स्मॉल h एक कैपिटल H का एलिमेंट ले लेते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम ये भी बताया था कि एक को दूसरे का सबसेट साबित करने के लिए एक का एक एलिमेंट ले लेते हैं, अगर वही एलिमेंट दूसरे में भी है तो वो फॉर ऑल एलिमेंट के लिए, तो वो इसका मतलब है कि पहला सबसेट है दूसरे का। तो H का एलिमेंट लिया हमने, तो अब H का एलिमेंट लिया है, यानी कि H का एलिमेंट लिया है तो ये इसका एलिमेंट होगा HA का, क्योंकि ये हमारे पास ये A के साथ ऑपरेट होने के बाद भी H का एलिमेंट है। तो H एलिमेंट कैपिटल H का ले लिया। तो अब इसके साथ लेफ़्ट से भी राइट से भी A और A इन्वर्स को ऑपरेट कर दिए। A और इन्वर्स को ऑपरेट करने के बाद ये इस तरह से आ गया हमारे पास। तो इस तरह से तो ये हमारे पास ये एलिमेंट आ गए। तो A इंटू HA होल का इन्वर्स ये था हमारे पास, क्योंकि H भी H का एलिमेंट है। तो इस तरह से A जो है और इंटू HA ये इसके साथ होल का इन्वर्स ये ऑपरेट कर दिया। तो ये क्या बना, होल का इन्वर्स H इंटू A इन्वर्स, A होल का इन्वर्स किसके बराबर आ जाएगा, A इन्वर्स H इन्वर्स। तो A इन्वर्स H इन्वर्स, तो ये दोनों आपस में ऑपरेट हुए। तो पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी, फिर उसके बाद ऑपरेट हुए, तो ये आइडेंटिटी बन गया। तो H इन्वर्स बिलोंग कर गया कैपिटल S। सिंस कैपिटल H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, तो ये हम जानते हैं कि कैपिटल H सब ग्रुप है G का। बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड H, दिस इम्प्लाइज दैट दी HA बिलोंग कर गया A के साथ, तो इसका मतलब है HA बिलोंग कर गया इसके साथ। तो ये हमारे पास दो एलिमेंट ऑपरेट करने के बाद तो ये कुछ इस तरह से आ गया। तो कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन के ज़रिए से ये इसका सबसेट होगा। तो अब HA एलिमेंट किसका लिया था, इसका लिया था, तो ये कॉन्ग्रुएंस वाले का भी बन गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में से भी इसका भी बन गया। तो इस तरह से ये इसका सबसेट साबित हो गया। तो इस तरह से फिर ये हम स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑफ A से एलिमेंट स्मॉल x लेंगे, और अगर यही स्मॉल x किस में हो, HA में हो, कैपिटल HA में, तो फिर हम कह देंगे कि ये उसका सबसेट है। तो इसी तरह से सेम x A इन्वर्स, तो ये H, तो ये हमने उसके ज़रिए से लिख दिया। तो ये स्मॉल h बिलोंग करता है कैपिटल H से, तो दोनों तरफ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इससे। तो इस तरह से ये x HA का भी एलिमेंट हो गया, तो ये सबसेट हो गया HA का। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं। तो एक छोटा सा थ्योरम है कि इफ़ G इज़ अ फाइनाइट सब ग्रुप, अगर ये फाइनाइट ग्रुप हो तो H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, तो देन ऑर्डर ऑफ H इज़ अ डिवाइज़र ऑफ ऑर्डर ऑफ G। तो ऑर्डर ऑफ H जो है वो डिवाइज़र ऑर्डर ऑफ G का होगा। तो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था, अगर G हमारे पास सपोज डैट के G इज़ इक्वल टू है 4 एलिमेंट, जिसमें हमारे पास 1 -1 और इसी तरह से आयोटा और माइनस आयोटा है। अगर सपोज डैट के ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो अगर सपोज ये एलिमेंट हैं एक G के, तो इसके जितने भी सब ग्रुप होंगे उनके आर्डर जो है वो डिवाइड कर रहे होंगे इसके आर्डर को, यानी कि G के आर्डर को। ऑर्डर ऑफ H इज़ अ डिवाइज़र होगा ऑर्डर ऑफ G का। तो इस तरह से सपोज डैट कि एक H है जिसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट ही है, तो इसका मतलब है ये 1 है, तो इसका ऑर्डर 1 है, तो ये भी इसका डिवाइज़र है। और इसी तरह से इसका सब ग्रुप एक और लेते हैं, जो कि ये इसको नाम H1 दे दिया, H2 है, तो वो H2 जिसमें 2 एलिमेंट हैं, 1 आइडेंटिटी और -1,
ये एक छोटा सा इसका सब ग्रुप है, तो इस आर्डर का ये एक और सब ग्रुप हो गया इसका। तो इसका मतलब है जितने भी सब ग्रुप बनेंगे उसका आर्डर इज द डिवाइजर ऑफ आर्डर ऑफ द ग्रुप जी। तो ग्रुप जी के आर्डर का डिवाइजर होगा। इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, तो इंडेक्स क्या होता है, इसके बाद है इंडेक्स। इंडेक्स बेटे इसकी डेफिनेशन ये है कि हमारे पास जो डिस्टेंट कोसेट्स होते हैं उनके नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ एच इन जी। तो सबसे पहले क्या हो, एच सब ग्रुप हो जी का, द इंडेक्स ऑफ एच इन जी क्या होगा, इंडेक्स ऑफ एच इन जी क्या होगा, इज़ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स होंगे किसके, एच इन जी के। तो एच के डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, उसको हम कहते हैं कि इंडेक्स ऑफ दिस एच इन जी है। तो इस तरह से एक नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है छोटी सी। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, उस सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। पहले नंबर पे वो सब ग्रुप भी हो, दूसरे नंबर पे जी के एवरी एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एन ऐसा कैपिटल एन में एग्जिस्ट करता हो, यानी कि इस सब ग्रुप में ऐसा एन एग्जिस्ट करता हो अगर जी इंटू एन इंटू जी इनवर्स किया जाए तो वो बिलोंग कर रहा हो एच से। तो इसका मतलब है ये नॉर्मल सब ग्रुप है। एन इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप। अगर एन नॉर्मल सब ग्रुप है इफ़ एंड ओनली इफ़ ये हम कह सकते हैं कि जी इंटू या जी जो है कैपिटल जी का एलिमेंट है स्मॉल जी, जी इंटू एन इंटू जी इनवर्स किया जाए तो वो बराबर होगा एन के फॉर एवरी स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी के लिए। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है यहाँ पे। तो एलिमेंट का ऑर्डर वो होता है हमारे पास, वो एम पॉजिटिव इंटीजर होता है जितने टाइम उसको ऑपरेट करने के बाद, यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो इसका मतलब है जितने टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा उस m टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो इसका मतलब है इस एलिमेंट का ऑर्डर हमारे पास m है। अगर जिस तरह से आयोटा का ऑर्डर देखें उसमें हमारे पास 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा वाले ग्रुप में, तो आयोटा को आयोटा से ऑपरेट करें तो हमारे पास आंसर आता है ये आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के बराबर होता है। तो इस तरह से इसका मतलब है ये आयोटा रेज़्ड टू पावर 2 पर आइडेंटिटी नहीं है। अब फिर एक मरतबा और इसको आयोटा सेपरेट करते हैं तो आयोटा रेज़्ड टू पावर 3 ये वो माइनस आयोटा के बराबर आ जाएगा। तो इसी तरह से आयोटा रेज़्ड टू पावर अगर 4 करें, यानी कि 4 टाइम आयोटा को ऑपरेट करें आपस में, तो अगर ये 4 टाइम ऑपरेट करने के बाद तो देखेंगे -1 इंटू -1 ये 1 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है इस आयोटा का ऑर्डर, इस एलिमेंट आयोटा का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास 4 होगा। तो इस तरह से 4 इसका ऑर्डर आ गया, इस एलिमेंट का ऑर्डर है। तो कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों में। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, उस एलिमेंट को कितने टाइम आपस में ऑपरेट किया जाए, यानी कि जिस ऑपरेशन के तहत उसके लिहाज से ऑपरेट करेंगे कितने टाइम ऑपरेट किया जाए कि वो आइडेंटिटी आ जाए। तो इस तरह से हम किसी का भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा थ्योरम है जो कि आप लोगों के सिलेबस में ये है सही, लेकिन सिर्फ जस्ट आप लोगों को ये इसकी डेफिनेशन दी जा रही है, आप लोग इसकी डेफिनेशन ज़रूर करेंगे। इफ़ G इज़ अ फाइनाइट ग्रुप and A is the element of G, so then the A raised to power order of G is equal to 180। तो A raised to power order of G का ऑर्डर किया जाए तो वो हमेशा आइडेंटिटी ही आएगा, ये बात ज़हन में रखनी। तो इसके बाद हम एक छोटा सा नंबर थ्योरी का एक इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट करते हैं। तो ग्रेट इंटरेस्ट इन द
नंबर थ्योरी, तो ये नंबर थ्योरी का इंटरेस्ट है। तो उसके लिए सबसे पहले होता है आलर-फाई फंक्शन। आलर-फाई फंक्शन क्या होता है? आलर-फाई फंक्शन उसको ऐसे लिखा जाता है, फाई ऑफ एन से लिखा जाता है, इज़ डिफाइंड फॉर ऑल इंटीजर्स एन, सारे इंटीजर्स एन के लिए डिफाइन होता है फॉलोइंग। किस तरह से डिफाइंड होता है? फाई ऑफ 1 बराबर 1 के होता है, ये बात जहन में रखें। फॉर एन ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के लिए फाई ऑफ एन किसके बराबर होता है? दी नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एन एंड रिलेटिवली प्राइम टू एन। तो ऐसे सारे के सारे नंबर जो एन से लेस भी हों, छोटे भी हों, सारे जितने भी नंबर आएंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हैं, कितने यानी नंबर हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो एन से लेस भी हों एंड रिलेटिवली प्राइम टू एन भी हों, एन से रिलेटिवली प्राइम भी हों। जिस तरह से 8 है, इसका अगर हम आलर-फाई फंक्शन निकालें तो यानी कि फाई ऑफ 8 निकाल रहे हैं, तो अब 8 से नीचे जितने भी इसके साथ इंटीजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, 8 से नीचे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट कर रहे हों और क्या हो कि वो 8 से लेस हों और दूसरे नंबर पे 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, यानी कि इनका जीसीडी 1 हो, 8 के साथ उसका जीसीडी 1 हो। तो अब देखें 1 का 8 के साथ जीसीडी लिया जाए तो 1 आएगा, तो ये एक एलिमेंट हो गया। दूसरे नंबर पे रिलेटिवली प्राइम 2, इससे रिलेटिवली प्राइम नहीं है, 2 और 8 का जीसीडी 2 होता है। तो इसी तरह से 3 और 8 ये भी रिलेटिवली प्राइम हो गया, 3 आ गया। इसी तरह से 4 और 8 रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो इस तरह से ये 5 और 8 ये भी रिलेटिवली प्राइम है, तो इनका भी जीसीडी 1 है। और इसी तरह से 6 और 8 नहीं है रिलेटिवली प्राइम, इसमें भी 2 है जीसीडी। और इसी तरह से 7 और 8 ये भी, इनका भी जीसीडी 1 है। तो इस तरह से नंबर ऑफ इंटीजर्स था हमारे पास, ये सारे के सारे इंटीजर्स कितने बने? ये हमारे पास 4 बन गया। तो फाई ऑफ 8 किसके बराबर आ गया? 4 के। तो इसी तरह से फाई ऑफ 8 4 के बराबर आ गया, तो ये हमारे इसके सारे के सारे रिलेटिवली प्राइम थे इसके साथ। तो इस तरह से वी आस्क टू प्रूव दैट दी नंबर ऑफ लेस देन रिलेटिवली प्राइम, तो अगर हमने लेस रिलेटिवली प्राइम निकालने हो सारे के सारे, तो हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ फाई ऑफ एन निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है।